कैसे हो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म कर दी थी, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक और चैप्टर है जिसे हम हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। बच्चों, तो आज से हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे और इसको अपनी 2-3 लेक्चर में ख़त्म करेंगे। तो पहले जानते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस में हमें पढ़ना क्या है। तो मुख्य रूप से आपके जो चैप्टर एनसीईआरटी जो आपका बुक है उसमें इस चैप्टर का नाम जो है कुछ इस प्रकार से कि सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। आपने अब तक जो पढ़ा, क्या हम उसका यूज़ कैसे अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं, इसके बारे में ये बात कर रहे हैं। एक्चुअली में ये वही चैप्टर है जिसकी बात हम कर रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस की, जिसमें हम अगर हमें डिस्टेंस पता हो, एंगल पता हो तो हाइट कैसे निकालेंगे, या किसी चीज़ की हाइट पता हो और एंगल पता हो तो वो ग्राउंड से कितनी दूरी पे है, खास पॉइंट से कितनी दूरी पर है, ये हम कैसे पता करेंगे ट्रिगोनोमेट्री की मदद से, ये सब हम जानेंगे आज। ठीक है बच्चों, तो चलो यहाँ पर देखो, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर, इसमें 3-4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्या क्या है? तो मुख्य रूप से आपको ये जानना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन, व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। उसके बाद जानना है एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, और फिर लाइन ऑफ साइट क्या है, और हॉरिजॉन्टल लेवल क्या है। बस इन 4 पॉइंट्स के बारे में हम लोग जानेंगे, बाद बाकी हमारा पिछला कॉन्सेप्ट काम आएगा। और ये चैप्टर बहुत ही आसान है, इसलिए बिल्कुल भी जो बच्चे घबरा रहे हैं कि ये सर थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, दिक्कत हो जाती है, तो बिल्कुल बच्चों डरने की बात नहीं है। बस आप मेरे साथ इस चैप्टर को करते चलिए, आपको ज़रा सी भी दिक्कत नहीं आने वाली। पहले ये 4 पॉइंट समझ लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, सपोज करो कि ये ट्रायंगल, ये एक बिल्डिंग है, ये क्या एक बिल्डिंग है, ग्राउंड पे एक पॉइंट है C, और मान लो बिल्डिंग A पे है और ये रहा B पॉइंट। यहाँ से कोई व्यक्ति अगर देखता है तो इस टॉप तक, तो वो एंगल बनाता है 30 डिग्री, कुछ इस तरीके से। तो मुझे बताओ बच्चों, ये जो आदमी है ये यहाँ पे खड़ा है, ये यहाँ से इसको देखा, तो देखने के लिए क्या किया, सिर को अपने ऊपर उठाया ना, बिल्डिंग को देख रहा है ना, तो सिर को ऊपर उठाया, डैट मीन्स एंगल नीचे से ऊपर गई। तो देखो ये जो लेवल है, ये जो लेवल है जहाँ पे वो खड़ा है या जहाँ से वो देख रहा है, इस लेवल को हम बोलते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल लेवल। क्या बोलते हैं बच्चों? हॉरिजॉन्टल लेवल। ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। ठीक है बच्चों, तो हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया ये। अब हम बात करते हैं इस लाइन को हम क्या बोलेंगे। तो बच्चों को समझ में आ रहा होगा, सर इसको तो हाइपोटेनस बोलेंगे। सही, तुमने सही दिमाग लगाया, ये हाइपोटेनस ही होगा, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये बिल्डिंग हमेशा, जो भी चीज़ें यहाँ खड़ी, बिल्डिंग हो, मीनार हो, टावर हो, वो जब इनके साथ 90 बनाएगी और हमें उसकी हाइट पता करनी होगी, या किसी खास बिंदु से उसकी दूरी कितनी है ये पता करनी होगी, या वो कितना एंगल बना रहा है ये पता करेंगे। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसका नाम यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस में इस लाइन को, जिस लाइन से एक व्यक्ति देख रहा है और उसकी आंखें इस पॉइंट तक जाती हैं, यहाँ से रेज उसके आंखों से निकल, तो आंखों से रेज तो नहीं जाएगी, किसी चीज़ से टकरा के रेज इस तक आएंगी, वही तो हमें इमेज दिखेगा। हमें कब कोई इमेज दिखती है बाबू? जब कोई चीज़ लाइट को रिफ्लेक्ट करती है और हमारी आंख उसको कैच करती है और फिर रेटिना पर उसका इमेज बनता है, तो हमें दिखता है। तो हमारी आंखों से लाइट नहीं निकलेगा, लाइट यहीं से रिफ्लेक्ट होके समझो यहाँ आएगा। तो यहाँ पे जिस व्यक्ति को ये दिखेगा, तो ये वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। साइट मतलब दिखना, नजर आने वाली लाइन, तो लाइन ऑफ साइट। अब यहाँ मैंने कहा नजर आने वाली, ऐसा मत समझना कि तुम देखोगे और एक तुम्हें सीधा सीधा दिखेगा। लाइन ऑफ साइट का मतलब कि जिस एंगल से तुम देख रहे हो, वो हो गई हमारी लाइन ऑफ साइट। अब देखो, हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट, यही दो चीज मिलके बनाएंगी ये दो एंगल्स। जब हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर लाइन ऑफ साइट होगी तो ये क्या बनाएगा बाबू, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बनाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। तुमने एलिवेटर सुना है? आजकल मॉल्स में जाओगे तो एलिवेटर लगे होते हैं। ये क्या होती हैं, चलती हुई सीढ़ी होती है ना। तो एलिवेटर, या कई बार हम इसको भी क्या कहते हैं, आप लिफ्ट का यूज करते हैं ना, उसको भी एलिवेटर बोलते हैं। तो जो आपको नीचे से किधर ले जाए, ऊपर की ओर। तो यहाँ देखो हॉरिजॉन्टल लेवल से किधर की ओर जा रही है बाबू,
लाइन ऑफ साइट ऊपर है ना, ये रहा हॉरिजॉन्टल लेवल, इससे लाइन ऑफ साइट ऊपर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस एंगल को तब हम बोलेंगे, यहाँ जो एंगल बन रहा है इसका नाम क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे इसको, यहां तक समझ गया। अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन अगर तुम समझ गए तो और इसको मैं समझाता हूं तुम्हें डिप्रेशन के, जस्ट समझ लो, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ये यहां समझ लो कि ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एक और फिगर बनाता हूं, सपोज करो अभी कोई जो व्यक्ति था वो नीचे खड़ा था और ऊपर देख रहा था बिल्डिंग के ऊपर। अब सपोज करो यहाँ टेरिस पे कोई है, तुम ही मान लो हो, ये तुम्हारा मित्र था और तुम थे यहाँ टेरिस पे, तो तुम्हारे मित्र का ये डिस्क्रिप्शन था कि वो 30 डिग्री के एंगल से तुम्हें देख रहा है छत पे। अब तुम अपने मित्र को क्या बताओगे कि तुम उसको कितने से देख रहे हो, तो यहाँ पे रहा ग्राउंड, यही फिगर ले लेते हैं, सी, ये बी, ये ए, ऊपर से तुम अब जो देख रहे हो, तो अब तुम इधर से ऐसे करके तुम देख रहे हो, ठीक है। जब तुम ऐसे देख रहे हो तो मुझे बताओ यहाँ से हॉरिजॉन्टल लेवल किधर है हमारा, तो जब ऊपर से हम देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल लेवल हमें ग्राउंड के ही पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। ये जो लाइन होगी ये ग्राउंड के पैरेलल होगी, यही हो जाएगा क्या, हॉरिजॉन्टल लेवल। अब मुझे बताओ इस हॉरिजॉन्टल लेवल से बताओ ये एंगल किधर की ओर है, नीचे की ओर है, ऊपर से किधर की ओर देखा जा रहा है, नीचे की ओर देखा जा रहा है। तो हमारी लेवल, ये जो लेवल हॉरिजॉन्टल लेवल है, इससे हम कहाँ देख रहे हैं, नीचे की ओर। तो नीचे की ओर जब हम देखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो डिप्रेशन तुम्हारे लाइफ में भी आती है, तुमने सुना होगा हम डिप्रेस्ड हैं, या डिप्रेशन साइकोलॉजी में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। कई बार लोग डिप्रेस्ड होते होते बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है, तो ये डिप्रेशन जिसमें लोग नींद की गोलियां खाने लगते हैं, नींद नहीं आती। तो डिप्रेशन में क्या होता है, आदमी अपने मेंटल लेवल में कहाँ गिर जाता है, थोड़ा नीचे आ जाता है, जिस वजह से वो अपने लाइफ में चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाता। ठीक, यहाँ पर डिप्रेशन का मतलब वो बात नहीं है, यहाँ डिप्रेशन का मतलब बस हॉरिजॉन्टल लेवल से क्या है, नीचे, लेकिन दोनों का मतलब सेम है। वहाँ आप लाइफ में नॉर्मल लाइफ से क्या आ जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। यहाँ भी देखो ये अपनी जिस जगह पे खड़ा है वहाँ से इसको क्या कहाँ देखना पड़ रहा है, डाउन, तो ये क्या हो गया, डिप्रेशन। तो आप याद रखना डिप्रेशन का मतलब क्या होगा, जिस लेवल पे है उससे नीचे देखेगा। तो हमेशा ऐसा केस कब बनेगा, जब भी कोई व्यक्ति टावर पे होगा, जब भी कोई व्यक्ति लाइट हाउस पे होगा, जब भी कोई अपने टेरेस पे होगा, तो जब वो किसी चीज़ को आता हुआ देखेगा, कोई कार आ रही होगी या कोई व्यक्ति यहाँ होगा या कुछ को भी ऊपर से जब नीचे देखेगा तो वहाँ बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब कोई नीचे से ऊपर की ओर देखेगा तो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। बस इतनी सी कॉन्सेप्ट है। अब देखो बच्चों, चूंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसीलिए ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आप पूछोगे कैसे, तो बहुत सिंपल है ना, तुम जानते हो ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब दो लाइन पैरेलल होती है, जब दो लाइन पैरेलल होती है, तो तुमने ये वाला डायग्राम देखा होगा जिसमें ये एंगल और इस एंगल को क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे बताओ ये एंगल, ये कुछ इस तरीके का एक पैरेलल लाइंस है और ये कुछ इस तरीके से एक लाइन काटेगी, तो बताओ इस कंडीशन में ये एंगल और ये एंगल क्या बनेंगे, अल्टरनेट एंगल्स, और ये आपस में बराबर होते हैं। तो मान लो तुम्हारा मित्र तुम्हें 60 डिग्री के एंगल से देख रहा था, तो ये अगर 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा, बताओ 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब तुम कहोगे कि सर यहाँ तो 30 था, तो कोई बात नहीं, ये 60 भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। मान लो अगर तुम इसी फिगर के हिसाब से देखते हो तो तुम चलो इसको मान लो कि ये कितना है 30, तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा 30। कभी भी ये मत सोचना कि अगर ऊपर से एंगल ऑफ डिप्रेशन लिखा हुआ है 30 तो इसका मतलब ये लाइन इसके साथ 30 बनाए, ऐसा कभी मत सोचना, तो क्या हो जाएगी, क्वेश्चन गलत हो जाएगी। आपको याद रखना है कि ये जो 30 अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है तो जिस पॉइंट पर खड़ा है व्यक्ति वहां से एक आप पैरेलल लाइन, ग्राउंड के लेवल में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और वहां से आप 30 डिग्री जहां तक आती है वहां से एक लाइन ड्रॉ करके उस पॉइंट पे मिलाएंगे। चलो, जिन बच्चों को समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं समझ में आया और अच्छी बात है, क्योंकि अब हम प्रॉब्लम में आ रहे हैं तो प्रॉब्लम से ही समझ लेते हैं, ठीक है। चलो, तो तुम समझ गए होगे इन चारों टर्म के बारे में। चलो इनको उतार लो, इन चारों टर्म को उतार लो। तो बच्चों, हमारे एनसीईआरटी
कि 9.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक सर्कस, आपने देखा होगा सर्कस, उसमें एक से एक करतब करते हैं, रस्सियों पे चलना, लटकना, कुछ ऐसे खतरनाक काम जो आम आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल हो, तभी तो लोग देखने जाते हैं। तो यहाँ पे भी पहला क्वेश्चन आपको वहीं से शुरू किया है कि एक सर्कस में एक क्लाइंबर है जो कि रस्सी पकड़ के क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। आपको क्वेश्चन में रोप की लेंथ दे रखी है कि रोप जो है वो 20 मीटर लॉन्ग है, और ये जो रोप है ये पोल से बंधा हुआ है, और बिल्कुल टाइट करके उस रोप को ग्राउंड के एक पॉइंट पे क्या किया गया है बाबू, टाइट कर दिया गया है। तो आप मान लीजिए कि पोल जो है आपका क्या हो जाएगा, ए बी आप मान लो पोल, और सी को मान लो वो पॉइंट जहाँ पे रोप को क्या कर दिया गया है, टाइट करके वहाँ पे बांध दिया गया है। अब ये भी तुम्हें इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि रोप जो है वो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाता है, 30 डिग्री बनाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, उस पोल की ऊंचाई आपको पता करनी है। तो देखो अब इस केस में हमारे पास सबसे पहले कि ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि कोई भी पोल, बिल्डिंग, टावर ये ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाएंगे बाबू, 90 डिग्री बनाएंगे। और अगर किन्हीं बच्चों को ऐसा लग रहा है सर पोल झुक गया हो, तो आंधी तूफान में पोल झुक जाते हैं, ठीक है, बिल्डिंग ही झुक गया हो तो देखो बच्चों, यहाँ जब हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे उन झुके हुए चीज़ों का हम कोई नहीं अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पे जब भी हम टावर, इन चीज़ों की बात करते हैं, अगर लिखा हुआ है टावर है, कोई बिल्डिंग है, तो तुम्हें अपने आप ही समझ लेना है कि वो ग्राउंड के साथ कितना बना रहे होंगे, वो ग्राउंड के साथ 90 बना रहे होंगे। अगर वो झुके हुए हैं या कुछ और भी है कंडीशंस, तो वो तुम्हें अलग से तब दिया रहेगा। लेकिन अगर कहीं कोई कंडीशन नहीं लिखा हुआ है, बोल रहा है कि एक बिल्डिंग है, एक पोल है, तो आपको हमेशा उसको स्ट्रेट समझना है, और ग्राउंड से वो कितना एंगल बनाएंगे, 90। चलो, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है बाबू, तो हमारे पास एक एंगल है और रोप की लेंथ दी हुई है। अगर तुम देखोगे फिगर में तो ये रोप किधर है बाबू, 90 के जस्ट अपोजिट साइड बन रहा है, तो ये हाइपोटेनस का काम करेगा। अगर ये हाइपोटेनस का काम करेगा, हमें एक एंगल पता है, और हमें पता क्या करनी है, हाइट पता करनी है। तो मुझे बताओ ये जो h पता करनी है, ये पता करनी है, ये दे रखी है, बताओ ये कैसा रिलेशन बनाएगा। हाइपोटेनस दिया हुआ है, हाइट पूछ रहा है, यानी हमें ऐसा करो, इसको मैं परपेंडिकुलर नहीं, हाइट ही रहने दो, अभी हम यहाँ p का यूज नहीं करने वाले। तो हाइपोटेनस दिया हुआ है और हाइट ऑफ द टावर तुम्हें निकालना है, जिसको तुमने परपेंडिकुलर वर्ड के रूप में याद किया है। तो मुझे बताओ h और p के बीच में क्या रिलेशन, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के बीच में कौन रिलेशन देता है, भूल गए। रेशियो में मैंने तुम्हें कितनी अच्छी ट्रिक दी थी, तुम्हें याद अगर हो तो मैंने बताया था कि अगर तुम भूल जाओ तो तुम रेशियोज में ये याद रखना, क्या याद रखना, पाकिस्तान फॉर पी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, और हिंदुस्तान हरा भरा। पहले वाला तुम्हारा क्या देगा बाबू, ये देगा साइन थीटा, ये क्या देगा सेकेंड कॉस थीटा, और ये क्या देगा टैन थीटा। देखो तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच रिलेशन देने वाला कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, साइन है। डैट मीन्स कि इस जगह पे हमारे लिए क्या लगाना सबसे अच्छा होगा, साइन लगाना अच्छा होगा। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर कॉस लगाएंगे तो क्या दिक्कत है, बिल्कुल मजे से कॉस लगाओ, लेकिन बताओ कॉस के लिए हमारे पास क्या क्या चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए और बेस चाहिए। तो हाइपोटेनस दिया हुआ है, बेस नहीं है। अगर तुम कॉस लगाओगे तो तुम्हारे पास बेस की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन क्या हमसे बेस पूछा है, क्या नहीं पूछा है। फिर तुम इस बेस की मदद से फिर हाइपोटेनस और ये बेस आ जाएगा, तो तुम पाइथागोरस थ्योरम हो सकता है लगाओ और तुम क्या करो, हाइट निकालो। अब ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, लंबा। तो हमें स्मार्टली काम करना है, हमें देखना है कि किन किन के बीच रिलेशन दी हुई है और हमें कौन सा ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चूज करना है ताकि हम एग्जैक्ट एक ही बार में स्टेप में क्या पहुंच जाए, आंसर तक पहुंच जाए हम फर्स्ट ही टाइम। तो हम यहां बात करेंगे फ्रॉम फिगर से, फ्रॉम फिगर। यहां पे मुझे बताओ बाबू, मुझे फाइंड करना है ए बी ना। तो ए बी की अगर बात हम करें तो यहां से पहले ये देखो हम लगाएंगे क्या, टेन, टेन नहीं, हमें क्या लगाना है बाबू, साइन। तो लगा दो साइन 30 डिग्री। तो साइन थीटा क्या होती है बाबू, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। यहाँ पे बताओ परपेंडिकुलर की जगह क्या है, ए बी है, ये मैंने तुम्हें बस समझाने के लिए एच लिख दिया था। परपेंडिकुलर की जगह क्या है बाबू,
तो ए बी और हाइपोटेनस की जगह क्या है, ए सी। चलो साइन 30 की वैल्यू याद होगी, इसकी भी मैंने ट्रिक दी थी, अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखें। साइन 30 होती है 1/2। ए बी तुम्हें पता है बाबू, ए बी नहीं पता है तो ए बी को ए बी ही रहने दो। अब चाहो तो इसको लेट करके पहले मान भी सकते हो, लेट द हाइट ऑफ टावर बी एक्स। अगर आप नहीं मानते हो तो ए बी को ए बी ही रहने दो, लेकिन याद रखना आपको यहाँ पे मैंने वो चीज़ें नहीं लिखी हैं, आप चाहें तो लिख लेना। सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि लेट ए बी इज द टावर एंड द रोप ए सी इज द रोप ऑफ लेंथ 20 मीटर, तुम बता सकते हो। और तब यहाँ पे फ्रॉम फिगर करोगे तो टीचर को समझना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लैंग्वेज ना लिखते हुए भी आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। लेकिन हाँ, मेंशन कुछ चीज़ों कर देना, मैंने वो चीज़ नहीं लिखी है क्योंकि यहाँ बोर्ड पे जगह ऑलरेडी कम होता है, तो मैं सीधे सम पे आ जाता हूँ, जो कि समझने वाली बात है। बाद बाकी वो लैंग्वेज छोटा मोटा तुम लोग लिख सकते हो, अगर जिन्हें उसमें दिक्कत हो रही है तो वो कमेंट करें, तो मैं वो भी लिख दूंगा अगली बार से। अब देखो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम यहाँ कैसे करते हैं। तो साइन 30 की जगह 1/2 ए बी, तो ए बी ही है। अब मुझे बताओ ये ए सी की जगह कितना है, 20 दिया हुआ है तो लिख दो, हो गया बाबू। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो क्रॉस करोगे तो क्या आ जाएगा, 2ab बराबर क्या बाबू 20। अब किन्हीं को लग रहा होगा सर 20 तो इधर आना चाहिए और 2ab, तो बाबू इक्वल टू के इधर और इधर दोनों चीज़ को अगर इधर से इधर कर दो और इधर से इधर कर दो तो क्या होता है कि बिना साइन परिवर्तन के तुम इन चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। और अगर तुम्हें दिक्कत लग ही रहा है अगर किन्हीं को, तो लो मैं पहले वैसे ही कर देता हूँ। 20 को जब गुना करोगे 1 से तो कितना आ जाएगा वो 20, और यहाँ पे 2 को करोगे तो क्या आ जाएगा 2ab। अब यहाँ से मुझे बताओ 2 उधर किस चीज़ में है बाबू, गुना में, तो ab हमें ab ही पता करनी है ना, ab। तो बताओ यहाँ 2 गुना में डिवाइड में आ जाएगी, ये कितने टाइम्स 10, ab बराबर क्या आ जाएगा 10 मीटर, क्योंकि लेंथ की रोप की लेंथ क्या थी बाबू, मीटर में दी हुई थी। तो बस हमें यही पता करना था। अब यहाँ नीचे क्या लिखोगे, तुम लिखोगे हेंस द लेंथ ऑफ, रोप की लेंथ तो हमें पता है, तो हेंस द हाइट ऑफ द पोल इक्वल्स टू क्या डालोगे 10 मीटर, यही क्या हो जाएगी आंसर हो जाएगी। चलो इनको उतारो। चलो बच्चों, तो एनसीईआरटी की सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस की सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन तुम रीडिंग करोगे तो तुम पाओगे उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है कि एक ट्री जो है वो तूफान के कारण क्या हो गई है, बीच से टूट गई है और टूट के गिर चुकी है। तो ये मान लो ऐसी एक ट्री थी, तूफान आने से ये ट्री यहाँ से क्या हो गई, ब्रेक हो गई और इस तरीके से टूट के गिर गई। यहाँ यही वाली पार्ट क्या हो गई बाबू, इधर शिफ्ट हो गई। तो अब यहाँ पे तुम्हें कह रहा है कि ट्री की जो ये जो ट्री है, समझ लो ये ट्री है, ये ट्री है कुछ इस तरीके से, तो ये यहाँ से टूट चुकी है, टूट के ऐसे गिर गई है। तो तुम्हें क्या कहा, तुम्हें कह रहा है कि ये जिस पॉइंट पर टच करती है, इसका टॉप एकदम जो ट्री का मैक्सिमम टॉप पार्ट है वो ग्राउंड को जिस जगह टच करता है और जिस जगह उसकी क्या है रूट है, या जिसको बोलो फुट, तो फुट से कितनी दूरी पर है या रूट से, तो ये तुम्हें दे दिया है 8 मीटर की दूरी पर वो टूटने के बाद ग्राउंड को टच करती है। तुम्हें ये भी बता दिया कि ये जो ग्राउंड को टच कर रही है ये कितना एंगल बना रही है, तो 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तुमसे पूछ रहा है हाइट ऑफ द ट्री, बहुत सिंपल है। इसमें देखो गलती क्या करते हैं बच्चे समझते हैं हाइट ऑफ द ट्री, तो यही हाइट निकाल लेते हैं और समझते हैं कि हाइट आ गई और आंसर ले आते हैं, क्योंकि उनको पता चलता है ये बेस है दिया हुआ, ये 30 डिग्री पता है, ये बेस हो गया, ये हाइट हो जाएगी। लेकिन बच्चों थोड़ा ध्यान दो कि क्या पूछा है, हाइट ऑफ द ट्री, और ट्री कहाँ से कहाँ तक है, तो तुम पाओगे कि ये ट्री का तो पार्ट है ही, और ये भी किसका पार्ट है, ट्री का ही पार्ट है ना, ये यहाँ से टूट के यहाँ मुड़ा है ना। तो तुम्हें जब हाइट ऑफ ट्री निकालनी है तो तुम्हें ए बी और प्लस ए सी निकालना होगा, तुम्हें इस साइड और इस साइड दोनों का सम। अगर हम बात करें ट्रायंगल में तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ये दोनों ही का सम जो होगा वो हाइट ऑफ द ट्री बतलाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना, धरफरी में केवल यही हाइट निकाल के मत सोच लेना कि तुमने बना दिया, हाइट निकाल ली, और बाद में जब घर पे आओगे और मार्क्स में नहीं कम आएंगे तो कहोगे मैंने तो सही बनाया था। तो यहाँ ये गलती हो जाती है बच्चों से, तो तुम इस बात को ध्यान रखोगे।
तो यहाँ मैंने समझाया तुम्हें, ये फिगर से तुम्हें समझ आ गया होगा कि क्या ट्री की हाइट यहाँ से यहाँ तक हमें लेनी है। तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर बताएगा और ये हाइपोटेनस बताएगा, ठीक है। यहाँ मैंने h फॉर हाइट लिया है। चलो तो यहाँ पे देखो हम फ्रॉम फिगर करने जा रहे हैं। यहाँ पे चाहो तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, लेट कर देता हूँ, लेट द लेंथ ऑफ ट्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगी बाबू, तो ए बी प्लस बी सी हो जाए, ए बी प्लस ए सी, ठीक है। लेट द लेंथ ऑफ ट्री इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। मैं एकदम शॉर्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लिख रहा। जिन्हें दिक्कत होगा तो वो मुझे बताएंगे, क्योंकि ये बोर्ड बहुत छोटा है बाबू, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मैथमेटिकल टर्म बच्चों को दिक्कत पहुँचाती है वो मैं लिखूँ। तो इसलिए देख रहे हो मैं क्वेश्चन भी नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन से ही मेरा आधा ये भर जाएगा, तो मैं तुम्हें फिर कहाँ पे लिख के समझाऊँगा। तो क्वेश्चन इसलिए तुम रीड करो, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बड़े बोर्ड अगर आ जाएँ तो मैं तुम्हें साथ में वो करवाऊँ। अभी फ़िलहाल के लिए देखो, तो पहला है लेट द लेंथ ऑफ द ट्री, क्या हमने मान लिया, तो ये यहाँ पे नहीं होता है तो पहले लिख दो फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर, फिगर से। तो चलो बच्चों अब शुरू करते हैं फिगर से। लेट द लेंथ ऑफ द ट्री, तो यहाँ पे ट्री की लेंथ क्या होगी, ए बी और ए सी होगी। चलो ठीक है, हमें पता क्या करना है बाबू, तो हमें पता करना है कि ट्री की हाइट कितनी है। तो ट्री की हाइट के लिए हमें ए बी और ए सी पता करना होगा, ठीक है। लेंथ ऑफ ट्री लिखो या हाइट ऑफ ट्री लिख दो, हाइट ऑफ ट्री। चलो बच्चों, तो हाइट ऑफ ट्री हम निकालेंगे, लेकिन हाइट ऑफ ट्री निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए और हाइपोटेनस, ये दोनों ही चीज़ चाहिए। और हमें क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है। अगर बेस दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, तो बताओ बेस और अभी हमें परपेंडिकुलर तो चाहिए ही, तो हम tan लगा सकते हैं। tan में क्या आता है, तो बेस भी आता है और परपेंडिकुलर भी आता है। तो चलो अब बात करते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं tan। तो हम यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री कितना होगा बाबू, तो पहले तो फॉर्मूला लगाएंगे। तो tan होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर की जगह क्या है, ए बी, बेस की जगह कितना है, ए बी, बेस की जगह कितना है बाबू, बी सी। अब देखो इसको सॉल्व करो, tan 30 होती है 1/√3। ए बी की वैल्यू हमें नहीं पता है, ए बी को ए बी ही रहने दो। बी सी की वैल्यू 8 है, तो 8। देखो बच्चों, तुम चाहो तो इसको x मान सकते हो, इसको y मान सकते हो, लेकिन अगर तुम ना भी चाहो तो भी बनेगा ये। तो ए बी को ए बी ही रहने दो। अब यहाँ से बताओ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, √3 इधर आ जाएगा, तो √3 इंटू क्या, ए बी। अब बताओ यहाँ से आ जाएगी 8/√3 किसके बराबर हो जाएगी, ए बी के बराबर। तो अब लिख सकते हैं ए बी बराबर 8/√3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो इसको उतारो। चलो बच्चों, तो हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई थी 8/√3। अब ए बी की जब वैल्यू आ गई, अब मुझे चाहिए क्या, ए सी। अब मुझे बताओ ए सी कौन देगा, तो हम किसी की भी यूज से ए सी ले सकते हैं, क्योंकि हमें बेस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है। तो या तो साइन का यूज करो तब भी आ सकता है, कॉस का यूज करो तब भी आ सकता है। तो चलो हम लगा देते हैं कॉस थीटा। चलो यहाँ पे एंड करोगे, उसके बाद एंड भी कर सकते हो या अगेन भी कर सकते हो, जो मन सो लगा सकते हो। अगेन cos 30 लगाएंगे तो जानते हो क्या होगा, फिर से बेस बाई क्या है, हाइपोटेनस। तो बेस बी सी, हाइपोटेनस क्या होगी बाबू, ए सी। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। देखो बाबू, जिन्होंने वैल्यू याद नहीं की है तो वो ट्रिक को भी देख के याद कर लो, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। अब बताओ बी सी कितना है, 8 है, ए सी हमें पता करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या होगी बाबू, √3 इंटू ए सी, ये 2 उधर आ जाएगा, 8 इंटू क्या 2। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा बाबू, तो
हमें AC निकालनी है ना, √3 इधर गुना में इधर डिवाइड में, और इधर 8 × 2 16 और उधर से √3 आएगी डिवाइड में, ये इतना मिल जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, तो उतारो। चलो तो हम इसको AC की जगह पे लिख देते हैं। AC की जगह हमारे पास कितना है 16/√3। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या पूछा था, देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू क्या बाबू, तो AB प्लस ऑफ AC। AB की वैल्यू आ चुकी है क्या 8/√3 प्लस AC की भी वैल्यू आ चुकी है 16/√3। देखो LCM लेंगे तो √3 का LCM √3 ही होगा, तो यहाँ 8 प्लस क्या 16, 8 और 16 कितना बाबू 24/√3। मैंने तुम्हें बताया था कि जब रूट नीचे हो तो हम रूट नीचे नहीं लिखते, तो हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो इसको रेशनलाइज करो। इधर वाला अगर तुमने लिख लिया है तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो देखो हमारे पास आ गया है क्या 24/√3। इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो कितना आ जाएगा 24/√3 इंटू √3/√3। सेम नंबर से ऊपर नीचे गुना करते, चूंकि नीचे √3 था, मुझे रूट हटाना था √3 से, तो √3 से ऊपर नीचे गुना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाबू, क्योंकि ये सेम है, कट जाएगा। अब बताओ ऊपर तो आ जाएगी क्या 24√3। मैंने तुम्हें बताया था जब सेम रूट को आपस में गुना करते हैं, सेम रूट का मतलब क्या बाबू, तो एक ये देखो ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, तो सेम रूट हुआ, और साथ में इसके अंदर में सेम नंबर भी है 3, तो इस कंडीशन में नंबर बाहर आ जाते हैं। तो अब 3 हो गए। अब 3 से 24 को काटा जा सकता है, तो 3 से कितने टाइम्स 24 जाएगा 8 टाइम्स। तो बताओ यहाँ क्या आ जाएगा बाबू 8√3। तो तुम समझ पाए। तो अंत में हम क्या आंसर लिखेंगे, हेंस द हाइट ऑफ द ट्री। ये यहाँ तो हमने लिख ही दिया, देयरफॉर का साइन देखिए, ये यहाँ सॉल्व करके फिर तुम यहाँ से यहाँ तक आओगे। इतना क्या, अगर ये मीटर में है दिया हुआ होगा तो ये भी किस में आ जाएगा रिजल्ट, मीटर में। अब तुम लिखोगे लास्ट लाइन, हेंस द हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू, ये हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर। चलो इसको बनाओ, उतारो। चलो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा दिया हुआ है कि एक प्लेग्राउंड है, पार्क है, जहाँ पे हम जो कंस्ट्रक्टर है वो 2 स्लाइड्स बनाना चाहता है। तुमने भी देखा होगा, स्लाइड्स देखा है कि नहीं देखा है। इस तरीके से कुछ होती है, ऐसे यहाँ सीढ़ी बने हुए होते हैं, यहाँ बच्चे चढ़ते हैं, और ये इस तरीके से कुछ स्लाइडिंग होती है। यहाँ पे बैठ के बच्चे क्या करते हैं, फिसलते हैं। यही स्लाइड्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर 2 टाइप के स्लाइड्स बनाना चाहता है। एक बिलो 5 ईयर्स, ऐसे बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं उनके लिए एक अलग से स्लाइड, और जो 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनके लिए अलग से स्लाइड बनाना चाहता है। तो हम इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में देखेंगे। पहले बच्चों के लिए जो स्लाइड है उसकी लेंथ हम देखते हैं। तो बता रहा है कि बच्चों के लिए जो स्लाइड बनाई जाएगी उसके लिए जो हाइट यहाँ पे लिया जाएगा वो कितना होगा 1.5 मीटर। ठीक है। आपको कह रहा है कि आपको पता क्या करना है, तो कि हमारा जो ये स्लाइड है इसका लेंथ क्या होगा। तो ये लेंथ आपको पता करना है, क्योंकि आप स्लाइड इस पे करते हैं ना बाबू, तो ये लेंथ आपको दोनों ही केस में पता करना है। तो पहला हम देखते हैं कि बच्चों के केस में क्या है। तो हमें दिया हुआ है कि ग्राउंड से बच्चे के जो वो स्लाइड बना रहा है, तो हाइट कितनी रखी गई 1.5 मीटर, और ये जो स्लाइड है वो टच जो ग्राउंड को कर रहा है वो कितने एंगल पे टच कर रहा है, तो 30 डिग्री। तो अब पूछ रहा है कि स्लाइड की लेंथ यानी आपको AC फाइंड करनी है। तो हमने यहाँ लिख लिया है कि लेट द स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन बी AC। जो बच्चे का जो स्लाइड है वो क्या है AC है। अब यहाँ से फ्रॉम फिगर कर दो, ये यहीं लिख दो, ऊपर में लिख दो फ्रॉम फिगर लेट द स्लाइड ऑफ द चिल्ड्रन बी, या ऐसा भी लिख सकते हो लेट द स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स बी AC। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लगा देंगे। तो मुझे बताओ परपेंडिकुलर पता है, तो यहाँ कोई भी बच्चे क्या भूल से tan मत लगाना, क्योंकि tan अगर लगाओगे तो परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो आ जाएगी। तो बेस तो हमें नहीं चाहिए ना, हमें चाहिए ये स्लाइड किस जगह पे काम कर रहा है, हाइपोटेनस की जगह पे। तो ऐसा करो कि कॉस या साइन में हाइपोटेनस आता है, तो कॉस या साइन का यूज करो। अब देखो कि हमारे पास कॉस अगर हम यूज करेंगे तो हमें बेस बाई हाइपोटेनस, बेस तो है ही नहीं, तो क्या यूज कर सकते हैं साइन। तो एक ही बार में डायरेक्ट साइन यूज करेंगे। तो साइन कितना है 30 है, तो साइन 30। तुम्हें पता है साइन क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी बाबू AB, हाइपोटेनस क्या हो जाएगी AC।
अब बताओ साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। ए बी दिया हुआ है 1.5 मीटर, ए सी तो नहीं दिया है तो ए सी रहने दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो बाबू तो क्या आ जाएगी ए सी बराबर 2 इंटू 1.5 मीटर। जब 2 को 1.5 का मतलब 1.5 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.0 मीटर, डेट इज 3 मीटर। समझ गए कितना आसान था। तो हम लिखेंगे हेंस द लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर चिल्ड्रन इज 3 मीटर। चलो इसको उतारो। अब क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, यहाँ पे स्लाइड किसके लिए है तो एल्डर के लिए। तो हमने यहाँ पे ही अब लाइन यूज़ कर दिया है क्या कि यहाँ पे देखो लेट द, तुम पहले ही मान लोगे लेट द स्लाइड फॉर द चिल्ड्रेन बी ए सी या लेंथ ऑफ स्लाइड, यहाँ लेट द लेंथ ऑफ स्लाइड यूज़ कर सकते हो। तो लेट द length of slide for the children be AC and the length of slide for the elder be DE। अब तुम यहाँ DE किस में है तो इसमें है, तो यहाँ पे तुम ये लिख सकते हो इन ट्रायंगल। ये सेकेंड पार्ट है बाबू, फर्स्ट पार्ट तुमने उतार लिया, ये सेकेंड है उसे। तो अगेन यहाँ से करके भरोगे, अगेन क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल। किस ट्रायंगल में अभी बात करेंगे हम बाबू तो DEF। तो DEF में बताओ यहाँ पे मुझे ये पता करना है बाबू, क्या पता करना है तो ये स्लाइड की लेंथ पता करनी है एल्डर के लिए, जिसमें हम मुझे दिया हुआ है कि ग्राउंड से कितना ऊंचा बनाया जा रहा है जो एल्डर के लिए तो 3 मीटर ऊंचा है, और ये जो स्लाइड है वो ग्राउंड के साथ एंगल कितना बना रही है तो 60। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे जब मुझे परपेंडिकुलर पता हो और हाइपोटेनस मुझे पता करना हो तो साइन हम लगाते हैं। तो यहाँ हम क्या लगा देंगे साइन 60 डिग्री, 60 है तो साइन 60। तो क्या आ जाएगा बाबू तो DF बाई क्या लिखेंगे DE। साइन 60 की वैल्यू √3/2। DF की वैल्यू का पता है तो 3। DE की वैल्यू पता है क्या नहीं पता है तो DE को DE रहने दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो √3 DE बराबर 2 इंटू क्या आ जाएगा 3। यहाँ से मुझे बताओ बाबू DE बराबर क्या आ जाएगा 3 2 6 बाई कितना आ जाएगा √3। अभी मैंने बात की कि रूट को नीचे नहीं रखते तो रेशनलाइज करेंगे। ऊपर आ जाएगा 6√3, नीचे जब सेम रूट से सेम को गुना होगा तो रूट गायब, तो क्या बचेगा केवल 3। 3 से 6 कितने टाइम्स में 2 टाइम्स में, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा बाबू 2√3। तुम्हें दिख रहा है देखो यहाँ क्या हुआ, देखो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। यहाँ पे DE बराबर जब आया हमारे पास, DE बराबर जब आ गया ये देखो हमने क्या किया यहाँ से तो 6/√3 को हम क्या करेंगे रेशनलाइज, सेम रूट से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 6√3, नीचे में सेम रूट से गुना होगा तो ये 3 से कितने टाइम्स 2 टाइम्स, तो यही क्या हो जाएगा 2√3। मीटर में है तो मीटर, समझ गए। तो क्या लिखोगे फाइनली आंसर तुम लिखोगे हेंस द स्लाइड फॉर द चिल्ड्रेन बिलो 5 years इज 3 मीटर and the slide for elder above 5 years is 2√3 मीटर। तो समझ गए बच्चों। चलो तो उतारो इसको। चलो बच्चों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि एक टावर है जिसकी हाइट तुम्हें पता करनी है, और कह रहा है कि ग्राउंड से एक पॉइंट है जो कि कितनी दूरी पर है तो ग्राउंड से एक पॉइंट जो कि टावर के फुट से 30 मीटर की दूरी पर है। मान लेते हैं पॉइंट C है जो कि टावर, अगर हम टावर की बात करें तो A भी एक टावर है और B उसका फुट है, फुट से कितनी दूरी पर एक पॉइंट 30 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, तो मैंने बताया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब एंगल किधर नीचे से ऊपर की ओर उठेगा। तो ये रहा हमारा क्या लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की ओर एंगल बनेगा। कितना एंगल तो 30 डिग्री। कह रहा है कितने एंगल पे बन रहा है इसका टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है इस पॉइंट से 30। तो यहाँ पे हम 30 लगा दिए। हमें ये पता है और हमें क्या फाइंड करना है बाबू हाइट ऑफ द टावर, या जो भी है हमें हाइट पता करना है।
चलो बाबू, तो हाइट ऑफ टावर हम पता करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख दिया है, हम मान लिए हैं कि ए बी क्या है, टावर है। क्या है ए बी हमारा टावर है। तो फ्रॉम फिगर यहाँ कर दो, फ्रॉम फिगर क्या हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, tan 30। क्यों tan 30 लगाएंगे बच्चों, साइन और कॉस क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि साइन और कॉस में हाइपोटेनस आता है और मुझे क्या हाइपोटेनस ये वाली साइड पता करनी है, ऐसी नहीं पता करनी, तो हम साइन कॉस क्यों लगाएंगे। हमें जब केवल बेस और परपेंडिकुलर से रिलेशन पता करना हो, जैसे बेस दिया हो हाइट पता करना हो, हाइट दिया हो बेस पता करना हो, हमेशा हम क्या लगाएंगे, tan लगाएंगे। तो बेस पता है तो हम tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है बाबू, ए बी, यही हमारा हाइट ऑफ टावर का काम करेगा। और ये बेस क्या है, बी सी। tan 30 होती है 1/√3। ए बी तुम्हें दिया हुआ है क्या बाबू, नहीं दिया हुआ है। कुछ बच्चे चाहें तो ए बी को मान सकते हैं कि लेट द हाइट ऑफ टावर बी h, तो ए बी क्या हो जाएगा, h। अगर जो नहीं भी मानते हैं तो ए बी को ए बी ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे बी सी की जगह हम क्या रख देंगे बाबू, 30 मीटर है ना, तो 30 रहने दो। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगी 30 और इधर आ जाएगा √3ab। समझ गए। अब यहां से √3 भेज दोगे तो इधर क्या आ जाएगा 30/, तो ए बी बराबर आ गई 30√3। तो ए बी बराबर 30/√3। लेकिन क्या √3 है, अभी बात की कि रेशनलाइज करेंगे जब नीचे रूट हो तो। अब बार बार मुझे ये समझाना ना पड़े कि क्या हो रहा है, सेम रूट जब आपस में गुना होंगे रूट गायब। 3 से 30 10 टाइम्स में क्या रिजल्ट आ जाएगा, 10√3। मीटर में है तो ये मीटर, यही हमारा क्या हो गया आंसर। हम अंत में क्या लिखेंगे, अंत में ये लिखना मत भूलना, हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। समझ गए बच्चों। चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए क्या, गुड नाइट। चलो बनाओ इसको।